नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के समक्ष एक बहुत ही नया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त अध्याय आप सभी के सामने रख रहे हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से जो 9th क्लास में हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उदय बैच को स्टार्ट किया गया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आप सभी के सामने अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका इंग्लिश हुआ और आपका हिंदी हुआ, आपका सोशल साइंस हुआ, उसकी पूरी की पूरी क्लासेस आप यूट्यूब पर और हमारी ऐप पर होते हुए देख रहे हैं। अब इसी उदय बैच से संबंधित हमारी आज की एक और क्लास हो रही है और यहां पर आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस एसएसटी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत हम लोग एक नए अध्याय को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है भारत, आकार और स्थिति। अब ये चैप्टर आपको कहां मिलेगा, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो आपकी भूगोल यानी कि जो आपकी ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अध्याय है। इसके अंतर्गत हमें भारत के संदर्भ में बहुत सारी बातों को जानने का मौका मिलेगा। भारत के बहुत से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बहुत सारी बातों को जानने और सीखने का मौका मिलेगा। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। ज्योग्राफी का जो हमारा भाग है उसके अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और आज अपन लोग इसका लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम लोग आप सभी के साथ इन सभी बिंदुओं को एक एक कर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और यहां पर सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्यारा भारत है इसका आकार या फिर इसका साइज कितना है ना। हमारे प्यारे भारत का साइज कितना है, आकार के हिसाब से हमारा भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है, कितना बड़ा है हमारा प्यारा भारत, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग भारत की स्थिति का मतलब क्या है कि भारत दुनिया में एग्जैक्टली कहां पर पड़ता है ना। भारत की स्थिति कहां पर है दुनिया के मानचित्र में, अगर हम लोग देखें भारत किस तरफ पड़ता है, कौन सी दिशा की तरफ पड़ता है, किस जगह पर है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ हम लोग दो आपकी जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये क्या होती हैं और इनके जरिए हम लोग किसी भी देश की स्थिति को, किसी भी देश की जगह को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे यामोत्तर रेखा के बारे में। यामोत्तर रेखा क्या है और आप देखते हैं कि ये जो यामोत्तर रेखा है ये हमें टाइम को समझने में, है ना, हम सभी लोग जो टाइम यूज करते हैं भारत के अंदर वो किस तरीके से चलता है, हमारी ये यामोत्तर रेखा कैसे समय निर्धारण में हमारी सहायता करती है, उसको हम लोग समझेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग भारत, हमारा प्यारा भारत और उसी के साथ साथ दुनिया के साथ भारत के किस तरीके के संबंध रहे थे। आप लोगों ने सुना है इतिहास के अंदर ये बहुत बार आपको बताया गया है कि जो हमारा प्यारा भारत था ये सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत दुनिया का बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था और हजारों सालों से आप देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग भारत की तरफ आया करते थे। तो विश्व में और विश्व के अलग अलग देशों के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे थे, कैसे संबंध रहे थे, वो जानेंगे। और उसके साथ हम लोग भारत के पड़ोसी देश यानी कि हमारा भारत पड़ोस में कौन कौन से देशों से जुड़ा हुआ है और इन देशों के साथ भारत के संबंध किस तरीके से हैं, उसको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटे तौर पर ये सभी बिंदु हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आनंददायक तरीके से हर चीज को हमें समझने का मौका यहां पर मिलने वाला है। करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। आप लोगों को पूरे तौर पर क्लास के अंतर्गत पूरा ध्यान रखना है और अपने ध्यान को बिल्कुल भी क्लास से बाहर नहीं जाने देना है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर हम लोग आप सभी के साथ चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला अगर आप टॉपिक देखें, बिंदु देखें, लिखा है भारत, आकार और स्थिति और इसके अंतर्गत हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा प्यारा भारत, इसका आकार कितना है, इसका साइज कितना है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत दोस्तों अगर हम लोग देखें मानचित्र में कुछ इस तरीके से दिखता है और अगर दुनिया के अंदर हम लोग देखें, ये दुनिया का मानचित्र है और ये हमारे प्यारे भारत का मानचित्र है। तो दुनिया के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे प्यारे भारत का है। भारत एक विशाल देश है, ये आप सभी को पता है। जी हां, हमारा भारत एक विशाल देश है। आखिर कितना विशाल देश है, देखिए दुनिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं और दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है रूस या फिर रशिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दुनिया का जो सबसे
सबसे बड़ा देश है उसे हम लोग कहते हैं रूस या फिर रशिया। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये आपको रशिया का ही दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र रशिया का है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रूस, जिसे हम लोग रशिया कहते हैं। भाई भारत आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? हमारा प्यारा भारत दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये है, और हमारा प्यारा भारत दुनिया के अंदर 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। भारत 7वें नंबर पर आता है, हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। तो आकार के हिसाब से भारत एक बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है कि दुनिया में अगर हम लोग देखें जो सबसे ज्यादा बड़ा देश है वो है रशिया, जो बहुत बड़ा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलग अलग देश आते हैं। हमारा प्यारा भारत आपको 7वें नंबर पर आता हुआ दिखता है। तो साइज के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि ये जो पूरा का पूरा हमारा प्यारा भारत है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आकार में हमारा भारत बहुत बड़ा है ना? जी हाँ। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और अगर हम लोग इस प्रश्न को समझ लेंगे तो हमारे लिए इस पूरे चैप्टर को समझना आसान होगा। भारत का पता क्या है? अब आप कहेंगे सर भारत का पता क्या है? जी हां भाई, आप लोग अपने घर में रहते हैं, है ना, और मान लीजिए कि मुझे आपके घर पर आना है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने घर पर बुलाने के लिए मुझे अपने घर का एड्रेस देंगे। जी हां सर, मेरे मकान नंबर इतना है, मैं इस गली में रहता हूं, मैं इस राज्य में रहता हूं, मैं इस शहर में रहता हूं, है ना। ऐसा इंफॉर्मेशन आप अपने घर का पूरा एड्रेस देंगे कि नहीं देंगे? जी हां। और उसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आपके घर पर आसानी से पहुंच सकता है, कोई भी सामान आपके घर पर आसानी से पहुंच सकता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को भारत आना है ना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर भारत आना चाहे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत आना चाहे, हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति आना चाहे, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। अब भारत का एग्जैक्ट स्थिति कहां पर है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आप देखें कि अमेरिका से भारत आ रहा है, तो भारत आने के लिए हमें भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, भारत की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए ना, है ना। जैसे आपके घर पर आने के लिए हमें आपका एग्जैक्ट घर का पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपकी गली में बहुत सारे आप देखते हैं कि घर हैं, आपका पता क्या है वो आपने हमें बता दिया तो हम डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचेंगे। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश से हमारे देश में आना चाह रहा है, यहां पर तो बहुत सारे देश हमें दिख रहे हैं, हमें भारत अगर एग्जैक्ट आना है तो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहां पर, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता है ना, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के मानचित्र में भारत किस जगह पर मौजूद है। ठीक है, एक एक कर इसे हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हम लोग आप सभी के सामने भारत की स्थिति को समझने के लिए क्या है दोस्तों, हम लोग यहां पर आप सभी के सामने दुनिया के मानचित्र को रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि मानचित्र है, इसे हम लोग वर्ल्ड मैप कह रहे हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें, तो आप देखते हैं कि ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा मानचित्र है। और ये किस तरीके का मानचित्र है? ये हमारे दुनिया का मानचित्र है, जिसे हम लोग वर्ल्ड मैप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे हम लोग वर्ल्ड मैप कहते हैं। ठीक है, विश्व का मानचित्र। अब यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारी दुनिया का मानचित्र है, और इस मानचित्र के अंदर अगर हमें किसी देश की लोकेशन को समझना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि ये हमारी दुनिया है, दुनिया के एकदम बीच से, है ना, आप देखें कि दुनिया के एकदम बीच से, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जी हाँ, दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा गुजरती है। अच्छा, ये एक काल्पनिक रेखा है। क्या है दोस्तों कि ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, दुनिया के एकदम बीच से आप देखते हैं कि ये रेखा गुजरती है, और ये काल्पनिक रेखा है। ये रेखा असलियत में खींची नहीं है, लोगों ने किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने के लिए ये माना है कि दुनिया के एकदम बीच से आप देखते हैं कि एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके दो नाम हैं, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो दुनिया के एकदम बीचम बीच से जो एक लाइन गुजर रही है, एक रेखा गुजर रही है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, या फिर हम लोग इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कह रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया के एकदम बीचम बीच से आप देखते हैं कि एक रेखा गुजर रही है, और ये जो रेखा है इसे हम लोग भूमध्य रेखा कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, दुनिया के एकदम बीचम बीच से आप देखते हैं कि ये रेखा गुजर रही है, और इसको हमने किस नाम से पुकारा है? इसको हमने भूमध्य रेखा के नाम से पुकारा है। अब इसने क्या किया दोस्तों, इस रेखा ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। ठीक है, ये हमने दुनिया का मानचित्र देखा, और दुनिया के मानचित्र को समझने के लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा गुजर रही है, इसे हमने भूमध्य रेखा कहा, जिसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है।
अब हमने क्या देखा दोस्तों कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको, हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है ना। ये हमारा नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ दिशा है, उत्तर दिशा है। तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा क्या है दोस्तों, ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देखेंगे जो नीचे वाला क्षेत्र है ये साउथ में पड़ता है, साउथ डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया अब तक, है ना। हम लोग पूरा का पूरा जो हमारे भारत का मानचित्र है, दुनिया का मानचित्र है, उसे समझ रहे हैं। दुनिया का मैप, दुनिया के बीच से एक लाइन गुजर रही है और इस लाइन को अपन लोगों ने क्या कहा है दोस्तों, इस लाइन को हम लोगों ने भूमध्य रेखा कहा। और इस भूमध्य रेखा ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाले भाग को हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध कहा है और नीचे वाले भाग को हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध कहा है। अब जल्दी से आपके पेपर में एक सीधा सवाल बन जाता है कि भारत कौन से गोलार्ध में, जल्दी बताइए हमारा प्यारा भारत कौन से गोलार्ध के अंदर आपको दिख रहा है, जल्दी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से हमारा प्यारा भारत कौन से गोलार्ध में है। तो अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें, हमारा प्यारा भारत जो है दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हमारा प्यारा भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है, ठीक है ना। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। जी हां, ये क्या है दोस्तों, यहां तक हमने देख लिया कि दुनिया है, हमारे दुनिया का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, इसके बीच से एक लाइन गुजर रही है, इसको हमने भूमध्य रेखा कहा। इस भूमध्य रेखा ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा, नीचे वाले भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा। हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता हुआ दिख रहा है ना। क्लियर है ना, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, यहां तक तो हमने देख लिया, एक तो हमारी रेखा है कहलाई दोस्तों, क्या एक तो हमारी रेखा कहलाई भूमध्य रेखा, उसी के साथ साथ हमारे पास दो और रेखाएं होती हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम लोग समझते हैं, एक को कहा जाता है अक्षांश रेखा और दूसरे को क्या कहा जाता है दोस्तों, दूसरे को कहा जाता है देशांतर रेखा, ठीक है। ये दोनों भी एक प्रकार की रेखाएं ही हैं, है ना। क्या है दोस्तों, हमारे पास दो और प्रकार की रेखाएं या फिर लाइनें होती हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अक्षांश रेखा क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो लेटी हुई हैं, है ना। आप देखें कि ये एक अक्षांश रेखा है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारी जितनी भी आप देखते हैं कि ये जो लेटी हुई रेखाएं बिल्कुल सीधी जा रही हैं, है ना। आप देखते हैं कि जो हमारी ये जो लेटी हुई रेखाएं जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं, पृथ्वी के मानचित्र पर मानव ने किसी भी जगह की लोकेशन को समझने के लिए आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कुछ रेखाओं को खींचा। दुनिया के एकदम बीच से जो रेखा गुजर रही है ये एक भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा, है ना। आप देखें कि जो बिल्कुल लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। बस इतना समझिए, ठीक। तो जितनी भी आप ये लेटी हुई रेखाएं देख रहे हैं दोस्तों, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, वो क्या कि मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें कि ये तो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हुई, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। आप क्या देखते हैं दोस्तों, बहुत सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखती हैं, है ना। और ऐसी रेखाओं को अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतरीय रेखा। क्लियर हुआ। तो अब तक हम लोग मुख्य तौर पर दो रेखाओं के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तीन रेखाओं के बारे में देखा जाए तो दुनिया के एकदम बीचे बीच से निकलने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। जो बिल्कुल लेटी हुई रेखाएं होती हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, उनको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन? जी नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। अब इन रेखाओं का फायदा क्या हो रहा है, अब इन रेखाओं का हमारे पास क्या है बच्चों, वजह क्या है, इन रेखाओं को रखने की वजह क्या है। अगर हम लोग देखें कि अगर हमें किसी भी इलाके की, किसी भी क्षेत्र की एग्जैक्ट जगह को देखना है, अगर हम लोग समझना चाहें कि दुनिया के अंदर भारत कहां पड़ता है, भारत जो है दुनिया के मानचित्र में इसकी एग्जैक्ट स्थिति कहां पर है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं हमारी बहुत मदद करेंगी, है ना। अब आप देखिए दोस्तों कि अगर हमें भारत को देखना है तो मुख्य तौर पर ये देखिए, ये एक देशांतरीय रेखा आपको दिख रही है ना, ये एक देशांतरीय रेखा है जो ऊपर से नीचे आ रही है। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि ये एक आपको अक्षांशीय रेखा दिख रही है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा भारत आपको दिख रहा है। तो अभी सिर्फ मोटे मोटे तौर पर हमने आप सभी के साथ हमारा विश्व का मानचित्र ये है। विश्व के मानचित्र में दुनिया के एकदम बीचम बीच से जो रेखा गुजरती है वो एक अक्षांशीय रेखा है, उसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जो दुनिया को दो भागों में बांट रही है।
ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उसी के साथ नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कह रहे हैं। अब भाई उत्तरी गोलार्ध भी तो इतना बड़ा है ना, उत्तरी गोलार्ध अगर आप लोग देखें इतना बड़ा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में एग्जैक्टली कहां पर है, इसको समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं को देखा कि अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जरिए हम भारत की एक्चुअल जगह जो है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर दोस्तों यहां पर अगर आप लोग देखें कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो हमारी ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना, जो आपकी लेटी हुई रेखाएं हैं, याद कीजिएगा ये जो हमारी लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको हमने किस नाम से पुकारा है, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इनको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कह रहे हैं, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें कि वो रेखाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, भैया ये वाली जो रेखा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इनको हम लोग देशांतरीय रेखा कह रहे हैं। और जब अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जरिए हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को समझ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र की एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारी अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं। और भारत की एग्जैक्ट लोकेशन विश्व के मानचित्र में कहां है उसको अब हम लोग आगे समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने मानचित्र की कुछ छोटी सी कहानी आपके सामने डिस्कस की है। अब यहां पर अगर आप लोग देख लेते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि दुनिया के एकदम बीचम बीच से, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, दुनिया के एकदम बीचम बीच से एक लाइन गुजर रही है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग दो नाम से आपको दिख रहा है कि पुकार रहे हैं। ठीक है, विषुवृत्त रेखा, है ना। जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा, बहुत सिंपल बातें हैं। अगर आप लोग ये दुनिया के मानचित्र को देख रहे हैं, दुनिया के मानचित्र में ये जो एकदम बीच से रेखा निकल रही है, इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कह रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखा भी कह रहे हैं। और ये क्या करती है, ये दुनिया को दो भागों में बांट देती है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना। दुनिया को क्या करती है दोस्तों, आपको दिखता है कि ये दो भागों में बांट देती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो हमारी लेटी हुई रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं होती हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, उनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अक्षांशीय रेखाओं को हम लोग अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। क्लियर हुआ। अच्छा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस के अंतर्गत इन शब्दों को भी देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हमारे पास भूमध्य रेखा है, उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे पास भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कह रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास दो और रेखाएं भी होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, है ना। हमारे पास कुछ और रेखाएं भी हैं जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा कहां पर होती है, देखिए ये जो है हमारी, ये हमारी भूमध्य रेखा है ना, ये हमारी भूमध्य रेखा आपको दिख रही है। तो भूमध्य रेखा से जब आप क्या करते हैं, 23.5 डिग्री आपको दिखता है नीचे की तरफ जाते हैं, जब आप भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाते हैं, वहां पर जो आपको एक रेखा आप दिखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा हमें कहां दिखती है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में दिखती है। भूमध्य रेखा से, ये हमारी भूमध्य रेखा है दोस्तों, है ना, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कह रहे हैं। तो भूमध्य रेखा से जब आप क्या करते हैं, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो उस जगह पर जो आपको एक लाइन दिख रही है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि जब हम लोग भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री क्या करते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखती है दोस्तों, वहां पर हमें जो रेखा दिखती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये और दो रेखाओं के बारे में हमने देखा, और इन कर्क रेखाओं और मकर रेखाओं के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट लोकेशन को और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा गुजरी, उसे हमने भूमध्य रेखा कहा या विषुवत रेखा कहा। उसी के साथ इस रेखा ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो है वो उत्तर दिशा में है, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण दिशा में है। हमारी भूमध्य रेखा से जब हम लोग उत्तर की तरफ जाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं, तो जो लाइन हमें वहां पर दिखती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और हमारी भूमध्य रेखा से जब हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाते हैं, जो लाइन हमें वहां दिखती है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये हमने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने इनको डिस्कस किया है। ठीक है,
अच्छा, ये जो हमारी रेखाएं हैं, अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, ये जो हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं, जितनी भी हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं, ये आपको कैसा दिखता है दोस्तों, ये 360 डिग्री, यानी कि ये पूरी पृथ्वी को कवर करती हैं, है ना। हमारी जो ये देशांतरीय रेखाएं हैं, आपको दिखता है कि ये पूरी की पूरी जो हमारी पृथ्वी है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको आपको दिखता है कि क्या करती है दोस्तों, कवर करती है ना। तो देशांतरीय रेखाएं आपको दिखता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, और हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो नीचे से वो आपको सीधी आती हुई होती हैं। लेटी हुई रेखाएं जो हैं, ये हमारी अक्षांश रेखा है, बस इसको अच्छे तरीके से समझिए। और ऊपर से जो नीचे आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि नीचे से जो ऊपर जा रही है, ये हमारी देशांतरीय रेखाएं। और इन दोनों रेखाओं के जरिए हम किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को समझ सकते हैं, किसी भी जगह की एग्जैक्ट स्थिति को समझ सकते हैं, है ना। तो ग्लोब पर, पृथ्वी के मानचित्र पर हमारे लिए किसी भी जगह की स्थिति को समझना बहुत ही आसान हो जाता है इन दोनों इंफॉर्मेशन के जरिए, है ना। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, यह समझना होगा कि हमारा प्यारा भारत दुनिया के मानचित्र में किस जगह पर हमको दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, ठीक है। अब तक हमने अच्छे तरीके से चीजों को समझ लिया है। हमने देखा है कि भैया जी दुनिया के एकदम बीचम बीच से एक लाइन गुजर रही है, और इसी लाइन को हम लोगों ने दो नाम से पुकारा है ना। और ये जो लाइन है, ये 0 डिग्री पर आपको दिखती है, ठीक है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये हमें 0 डिग्री पर दिख रही है। इससे ऊपर जब आप चले जाते हैं तो आपको दिखता है क्या दोस्तों, 15 डिग्री, फिर आपको दिखता है 20 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आपको दिखता है ऐसे ऊपर बढ़ता रहता है, ऐसे ही हमारा नीचे आपको आता हुआ दिख रहा है। अब आप देखते हैं कि दुनिया के एकदम बीचम बीच से जो लाइन है, इसे हम लोगों ने कहा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। क्लियर हुआ। और इसने दुनिया को दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध ये वाला हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध ये वाला हिस्सा है। और हमें पता है कि हमारा प्यारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध तो इतना बड़ा है ना, उत्तरी गोलार्ध इतना बड़ा है, भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाओं की मदद लेंगे, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जरिए हम लोग बहुत आसानी के साथ क्या कर पाएंगे, हमारे प्यारे भारत की लोकेशन को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो आपको दिखती है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांश का मतलब क्या है, अक्षांश का मतलब है लेटी हुई रेखाएं, है ना। अक्षांश का मतलब क्या है, लेटी हुई रेखाएं। तो सबसे पहले आप लोग देखें, यहां पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखाओं के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमें भारत की स्थिति दिख जाती है, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं दोस्तों कि ये हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं आपको आती हुई दिख रही हैं, यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों तो ये आपको दिख रहा है 20, इससे काफी नीचे, है ना। यहां पर आपको दिखता है कि ये यहां पर हमारी अक्षांशीय रेखा एक शुरू होती है, ठीक है। और उसके बाद एक और हमारी अक्षांशीय रेखा है जो आपको दिख रही है कहां पर, 37 डिग्री 6 मिनट पे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट पर यहां पर हुआ, और ये हमारी 8 डिग्री, ठीक। तो देखिए भारत की अक्षांश के हिसाब से जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा प्यारा भारत है वो आपको दिख रहा है 68 डिग्री 60 मिनट, है ना। 68 डिग्री 60 मिनट पर हमारा प्यारा भारत आपको आता हुआ दिख रहा है, जी हाँ, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत हुआ यहां पर, और उसी के साथ 97 डिग्री, ये हमारा क्या है दोस्तों, 97 डिग्री, ये है हमारा प्यारा भारत की लोकेशन, ये है 97 डिग्री 25 मिनट, और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि 68 डिग्री, ये 60 है, 60 से थोड़ा सा आगे, ये 60 दिख रहा है आपको, 60 से थोड़ा सा आगे 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये जो पूरी की पूरी जगह है ये हमारे प्यारे भारत की आपको दिख रही है। तो अक्षांश और देशांतर के जरिए हम भारत की एग्जैक्ट स्थिति को समझ पा रहे हैं। तो अगर किसी को आना है दुनिया के किसी भी मानचित्र पर, तो उसको आपको क्या कर देना होगा, आपको उनको क्या देने होंगे, लॉजिस्टिक्स दे देने होंगे। अगर उनको पता होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम भारत की सरजमी पे आ जाएंगे, हम भारत के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये रहा। अच्छा, तो दुनिया को जैसे दो हिस्सों में बांटते हुए एक रेखा आपको दिख रही है जिसे हमने भूमध्य रेखा कहा, ऐसे ही आप देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत को, है ना, हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत से भी आप देखते हैं, हमारे प्यारे भारत के अंदर से भी आप देखते हैं कि एक रेखा गुजरती है, और प्यारे भारत को बांटती हुई ये रेखा हमें दिखती है। तो भारत के एकदम बीचम बीच से एक रेखा गुजरती है दोस्तों, जो भारत को भी आपको बांटती हुई दिख जाती है, एक काल्पनिक रेखा है। और इस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, है ना। आपको पता है ना, कर्क रेखा हमेशा हमें उत्तर दिशा में दिख रही है,
उत्तरी गोलार्ध में या फिर उत्तरी ध्रुव में। तो भारत को एकदम बीचम बीच से बांटती हुई रेखा, उसे हमने कर्क रेखा कहा। और भारत की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है, लोकेशन जो है वो आपने देखी, वो हमें कहाँ दिख रही है, 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, और उसी के साथ आपको दिख रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट हमारा पूर्व का देशांतर। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट ये जीरो है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपने देखा तो ये 8 डिग्री हुआ। और उसी के साथ आपने देखा कि यहाँ से ऊपर की तरफ 97 डिग्री 5 मिनट, तो 97 डिग्री यहाँ पर हमें दिखेगा बच्चों, ये रहा, ये हमारा प्यारा भारत की लोकेशन आपको दिखेगी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा प्यारा भारत का है। तो इसके जरिए आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हम लोग भारत को देखते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में कहां पर हमें दिख रही है, अक्षांश और देशांतरों को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको हमने आप सभी के सामने रखा है। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखें, जो भारत है दोस्तों, वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से। जैसे हमने बताया ना, हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भाई बहुत बड़ा देश है। अब भैया जी इतना बड़ा देश है और आपको बताया कि भारत बहुत विचित्र देश है, बहुत ही प्यारा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर जो हमारी टाइम है, जो हमारा टाइम है वो कैसे चलता है, क्या भारत के अंदर पूरे देश में एक ही टाइम चलता है? जी हाँ, हमारे पूरे भारत के अंदर आप देखते हैं कि एक ही टाइम हमें दिखता है ना? जी हाँ दोस्तों, हमारे पूरे भारत के अंदर हमें एक ही टाइम दिखता है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि ये जो टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा है। देखिए हमारे सामने एक और प्रकार की रेखा है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसे हम लोग कह रहे हैं यामोत्तर रेखा। क्या कहा जा रहा है? इसे हम लोग कह रहे हैं यामोत्तर रेखा। और ये जो यामोत्तर रेखा है, ये क्या करती है, ये भारत के अंदर हमें समय निर्धारण करने में मदद करती है, हमें टाइम को समझने में मदद करती है। अब इसको समझने के लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो मैं बातें आपको यहां पर बताने वाला हूं। हमारा पूरा भारत है ना, ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है इसे कहा जाता है उत्तर दिशा। नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण दिशा। इधर की जो हमारी डायरेक्शन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं पूर्व दिशा। और इधर की जो हमारी डायरेक्शन होती है इसे हम लोग कहते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है, तो कृपया करके दिशाओं को आप लोग हमेशा के लिए दिमाग में छाप लीजिए। ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये आपका उत्तर हुआ, ये नीचे दक्षिण हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि ये आपका पूर्व हुआ और ये आपका पश्चिम हुआ। ठीक है, तो ये हमारी 4 डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब भी सूरज उगता है, अगर मैं आपसे पूछूं सूरज कहां से उगता है, आपको इतना तो पता है कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है, पूर्व से उगता है ना? तो आप देखते हैं कि हमेशा जो सूरज उगता है दोस्तों, वो हमेशा पूर्व दिशा से आपको उगता हुआ दिखता है। यहां से आप देखते हैं कि पूरब से आपको उगता हुआ दिखता है। और भारत में यहां पर अगर आप लोग देखें तो मुख्य तौर पर क्या हो जाता है कि सबसे पहले जो सूरज है वो आपको इस जगह पर, ये कौन सी जगह है हमारे, अरुणाचल प्रदेश, है ना? तो आप देखते हैं कि भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज की रोशनी पहुंचती है, सबसे पहले यहां पर सूरज पहुंचता है, दिन यहां पर शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में जब हम धीरे धीरे सूरज आगे बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है, और आप देखते हैं कि लगभग 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी कहां पहुंचती है, भारत के एकदम पश्चिम में गुजरात में पहुंचती है। अब भाई हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और हमारा जो गुजरात है, हमारा गुजरात राज्य हुआ और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य हुआ, इन दोनों राज्यों के बीच में 2 घंटे का फर्क दिख रहा है। सूरज पहले आपको दिख रहा है क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, और उसके बाद वही सूरज की रोशनी गुजरात पहुंचने में 2 घंटे का समय ले लेती है। तो क्या अब देश के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइम होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें देश को एक ही टाइम ड्यूरेशन से लेके चलने की बात हुई कि भारत में क्या किया गया कि मुख्य तौर पर आजादी के बाद ये किया गया कि भारत में पूरे देश का एक ही टाइम किया जाएगा, है ना? समझ में आया? अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज निकल जाता है, क्योंकि वहां सबसे पहले आप देखते हैं कि वहां रोशनी आ जाती है। 4 बजे ही सूरज वहां पर खिल जाता है, सूरज की रोशनी हो जाती है। और वहीं आप देखते हैं कि गुजरात में 6 बजे सूरज दिखता है। 2 घंटे का फासला आपको दिख रहा है ना? अब क्या इसके लिए हमें भारत में 2 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन चलाने पड़ते, अलग अलग टाइम लाइन करनी पड़ती? नहीं, इसके लिए एक तरीका निकाला गया। क्या कि हमने क्या किया, हमने ना भारत के एकदम बीच से एक रेखा को मान लिया कि वो ऐसा क्षेत्र जो इन दोनों इस जगहों की क्या हो दोस्तों, जो दूरी है ना उसको समाप्त कर दे। क्योंकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर है ना? इसीलिए हमने क्या किया, भारत के एकदम बीचम बीच से एक जगह गुजरती है ना? और उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसका नाम है मिर्जापुर।
यहां पर लिखा है 1 घंटा 45 मिनट, आप इसे 2 घंटे ही मानिए दोस्तों, ये 2 घंटा है। तो भारत में गुजरात से हमारा जो असम अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र रहा है, वहां पर आप देखते हैं कि इनके बीच में 2 घंटे का आपको अंतर दिख रहा है। और इसीलिए भारत के अंदर दो समय सारणी को लेना बहुत मुश्किल है। हमने क्या किया, भारत के अंदर एकदम मध्य भाग, भारत का जो एकदम मिडिल भाग है, जो आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक क्षेत्र है ना, वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने भारत का यामोत्तर, भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। क्या कहा, भैया जी ये जो है हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, है ना। यहां पर आप देखें कि ये जो क्षेत्र है ये पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, और यहीं से आप देखते हैं कि पूरे भारत के टाइम को चलाया जाएगा। ठीक है, तो एकदम मध्य भारत में आप देखते हैं कि हमारे यूपी का जो मिर्जापुर नामक क्षेत्र है, वहां पर हमने क्या किया है दोस्तों, भारत का यामोत्तर रेखा मान लिया है। और ये हमें कहां दिखता है, ये हमें दिखता है 82 डिग्री 1.5 मिनट, है ना। 82 डिग्री 1.5 मिनट पर आप देखते हैं कि भारत का हमारी यामोत्तर रेखा है, या फिर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और इसी के जरिए आप देखते हैं कि पूरे भारत का टाइम होता है। वरना अरुणाचल प्रदेश में, असम साइड में आप देखते हैं कि 2 घंटे पहले हो जाएगा सूरज, और गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि टाइम को सही तरीके से चलाने के लिए भारत के एकदम मध्य भाग यूपी के मिर्जापुर में हमने एक जो हमारी 82 डिग्री 2 मिनट पर जो क्षेत्र है उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना, और उसी के जरिए फिर भारत के अंदर अब टाइम को चलाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग अपनी यामोत्तर रेखा के तौर पर पुकारते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग भारत के आकार के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें होंगी, उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष डिस्कस करते रहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हर चीज को समझना है। देखिए हमारा जो प्यारा भारत है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है ना, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है। तो अगर आप लोग देखें उत्तर से, है ना, अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत है, अगर आप लोग देखते हैं कि ये हमारी उत्तर दिशा है, याद रखिएगा। इधर हमारी कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये हमारी पूर्व दिशा होती है। इधर हमारी ये क्या है दोस्तों, ये कौन सी दिशा है, आपको पता है अभी तक, ये हमारी पश्चिम दिशा है। और नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी दक्षिण दिशा है। क्या है कि ये हमारी दक्षिण दिशा है। तो भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये जो पूरा का पूरा हमारा भारत है, इसका जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं वो कितना है दोस्तों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद कर लीजिएगा, भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आपके पेपर में बनता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, है ना। तो भारत जो है बहुत बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिए, भारत के पास आप देखते हैं कि पानी भी है, समुद्र भी है, और भारत के पास जमीन भी है, स्थल भी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा कहां से दिख रही है दोस्तों, ये जो हमारी जमीनी सीमा है, कि हमारा ऐसा क्षेत्र जो क्या है दोस्तों, आपको दिखता है कि जमीन पर दूसरे देशों के साथ लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग भारत की स्थलीय सीमा के तौर पर पुकारते हैं। ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है हमारी स्थलीय सीमा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी हमारी स्थलीय सीमा है, ये कितनी है, ये 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये जो आपको दिख रही है ना, जमीन से जो लगी हुई हमारे बॉर्डर्स हैं, वो आपको 15,200 किलोमीटर दिखते हैं। उसकी के साथ साथ जो हमारी जलीय सीमा है ना, हमारी जलीय सीमा मतलब कि जो समुद्र के अंदर तक हमारा क्षेत्र है। देखिए ये लक्षद्वीप भी हमारा है, उसी के साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड भी हमारा है। तो भारत की अगर हम लोग जलीय सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की जो जलीय सीमा है ये आपको यहां पर आपको दिखता है दोस्तों। भारत की जो जलीय सीमा है आपको दिख रहा है कि ये हमारी पूरी जलीय सीमा आपको दिख रही है ना। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी पूरी की पूरी हमारी ये हमारा पूरा का पूरा जलीय सीमा ये भारत के क्षेत्र है। और ये कितनी है, ये है 7,500 किलोमीटर। तो कृपया इसको याद रखिएगा। हमारी समुद्री सीमा है, हमारी जो आपको दिख रहा है दोस्तों, हमारी जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और उसी के साथ साथ जो हमारी आपको दिखता है कि समुद्री तट रेखा है, जलीय सीमा है, वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, तो जमीन ज्यादा है भारत के पास, पानी की जो हमारी तटीय सीमा है वो आपको कम दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो भारत जो है ना, भारत जो है दोस्तों उत्तर में भारत के कहां पर है, और उत्तर क्या है, ये हमारा उत्तर दिशा है ना। इसको हम लोग नॉर्थ भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो भारत के उत्तर में क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में हमें हिमालय पर्वत दिखता है। ये सारे के सारा हमें हिमालय पर्वत यहां पर दिखता है। तो भारत के उत्तर में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, भारत की उत्तर दिशा के अंतर्गत हमें क्या दिख रहा है, भारत की उत्तर दिशा के अंतर्गत हमें हमारा हिमालय पर्वत दिखता है। ठीक है, बिल्कुल सही रहा। भारत के उत्तर दिशा में हमने क्या देखा दोस्तों,
ये हमारी उत्तर दिशा है। तो भारत के उत्तर में हमने क्या देखा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र हिमालय से डूबा हुआ है। हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, जब आप लोग क्या देखते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग कहां पर है दोस्तों, ये हमारा दक्षिणी भाग है ना, ये हमारा दक्षिणी भाग है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, भारत का जो उत्तरी भाग है ये ऊपर से आपको थोड़ा फैला हुआ दिखता है ना। अगर आप लोग देखें, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये थोड़ा बड़ा है, फैला हुआ है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वो नीचे आते आते सिकुड़ रहा है ना। ऊपर से अगर आप लोग देखते हैं तो भारत फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता है तो ये आपको संकरा होता हुआ दिखता है। आपको क्या दिखता है कि ये भारत का जो ऊपरी भाग है ये आपको कैसा दिखता है दोस्तों, बड़ा दिख रहा है, लेकिन दक्षिणी भाग जो है वो चौड़ाई के मामले में कम होता चला जाता है और संकरा होता चला जाता है। ऊपर का हमारा क्षेत्र बड़ा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे दक्षिण की तरफ तो आपको ये संकरा होता हुआ दिख रहा है ना। जी हाँ, हमारे पश्चिम दिशा में अगर आप लोग देखें, हमारा जो पश्चिमी दिशा है, पश्चिम किधर है दोस्तों, ये रहा हमारा पश्चिम, है ना। पश्चिम दिशा में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा समुद्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है अरब सागर। ठीक है, इसको हम लोगों ने किस नाम से पुकारा, इसे अरेबियन सी कहा जाता है। तो पश्चिम दिशा में भारत की तरफ जो सागर है, समुद्र है, उसे हम लोग अरब सागर कहते हैं। वहीं अगर आप लोग देखें दोस्तों कि मुख्य तौर पर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की तरफ किधर है, ये हमारा पूर्व है, और पूर्व दिशा की तरफ जो हमारा क्या है दोस्तों, समुद्र है, वो क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जी हाँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उत्तर में हमारे पास हिमालय, पश्चिम में हमारी तरफ क्या है दोस्तों, अरब सागर, पश्चिम दिशा में जो समुद्र है। पूर्व दिशा में जो हमारे पास समुद्र है उसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। उत्तर हमारा चौड़ा है, नीचे आते आते ये थोड़ा थोड़ा दक्षिण आते आते संकरा हो जाता है। ठीक, उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर, और जो दक्षिण से नीचे वाला एरिया है, जो दक्षिणी क्षेत्र से नीचे वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा आप समुद्र देख रहे हैं, इसे कहा जाता है हिंद महासागर। ये क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर आप लोग देखते हैं कि ये हमारा गुजरात हुआ और उसी के साथ साथ ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन दोनों एरिया में क्या है दोस्तों, लगभग 2 घंटे का आपको अंतर दिख जाता है। 2 घंटे पहले यहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती है और 2 घंटे बाद गुजरात के अंतर्गत पहुंचती है। ठीक है, तो ये कुछ भारत की हमारे आकार के हिसाब से विशेषताएं रही थी। इसी के साथ साथ अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, भारत की जो मानचित्र संबंधी कुछ और विशेषताएं हैं उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष हम लोग डिस्कस करना जारी रखते हैं। आप देखते हैं कि भारत हमें कहां दिखता है, भारत हमें मुख्य तौर पर एशिया महाद्वीप में दिखता है। अब ये महाद्वीप क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आ गया होगा। देखिए, दुनिया जो है वो 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। दुनिया जो है वो जमीन जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, और इन्हीं को हम लोग कॉन्टिनेंट्स या फिर महाद्वीप कहते हैं। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे पास क्या है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, एक अफ्रीका महाद्वीप है, एक यूरोप महाद्वीप है, एक एशिया महाद्वीप है। उसी के साथ आप देखते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो दुनिया आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, और इन्हीं टुकड़ों को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, वो आपको दिख रहा है कि हमारा प्यारा भारत महाद्वीप, हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो भारत जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से महाद्वीप के अंतर्गत दिखता है, हमारा प्यारा भारत आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दिखता है। ठीक है, सबसे पहली बात हुई, पेपर में पूछा जाता है, तो भारत जो है वो आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दिख रहा है। अब एशिया महाद्वीप में भी कहां दिखता है, एशिया महाद्वीप में अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वो हमें पूर्व, ये पूर्व दिशा होती है दोस्तों, है ना। आप देखते हैं कि इधर की दिशा को पूर्व कहा जाता है, तो भारत जो है वो हमें कहां दिख जाता है, पूर्व दिशा की ओर दिख जाता है। भारत जो है दोस्तों वो मुख्य तौर पर हमें पूर्व और पश्चिम के बीच की तरफ दिख जाता है। तो ये पूर्व हुआ और ये पश्चिम हुआ, है ना, ये पश्चिम है, तो इस क्षेत्र में हमारा प्यारा भारत आपको दिख जाता है। तो दुनिया के अंदर एशिया में पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हमारा प्यारा भारत हमें दिख जाता है। और अगर आप लोग भारत को देखें तो भारत के दक्षिण में, है ना, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा प्यारा भारत है। तो भारत के अगर आप दक्षिण में देखें, दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ जो समुद्री क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत के इस समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा समुद्री रेखा है। भारत जो है इस इलाके में सबसे बड़ी भारत की समुद्री रेखा है, इसीलिए इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रख दिया गया है, हिंद महासागर रख दिया गया है, क्योंकि भारत की इस समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा समुद्री रेखा है। ठीक है, तो आपने देखा, इसे हम लोग हिंद महासागर इसीलिए कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं किस बात का दोस्तों, यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कि एक मानचित्र रखा गया है, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं स्वेज नहर। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको कहा जा रहा है स्वेज नहर। ठीक है,
अब ये जो नहर है ये आपको कहाँ दिखती है दोस्तों? एक देश है जिसका नाम है मिस्र, उसके अंतर्गत हमें ये नहर दिखती है। देखिए हुआ क्या था, इसको समझने की हम लोग कोशिश करें। ये दुनिया का मानचित्र है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, है ना। अब देखिए था क्या कि दुनिया के अंदर अधिकतर जो व्यापार अब भी होता है और हजारों सालों से होता आ रहा है वो समुद्र के जरिए ही होता है। एक देश के अंदर से दूसरे देश के अंदर जो सामान पहुंचाया जाता है अधिकतर वो पानी के जहाज़ों के जरिए ही किया जाता है। तो अगर आप लोग देखें कि लंदन, ये जो लंदन शहर है ना, लंदन से अगर आप देखें कि जब भारत या फिर मुंबई कोई सामान पहुंचाना होता था तो ये जो रास्ता था इस रास्ते के जरिए आया जाता था, है ना, ये रास्ता अपनाया जाता था और इस रास्ते के जरिए आप देखते थे कि मुंबई पहुंचा जाता था, भारत आया जाता था। और ये जो रास्ता था ना दोस्तों, ये लगभग आपको दिखता है कि 9000 एक है ना 19,000 किलोमीटर के आसपास ये पूरा का पूरा रास्ता हुआ करता था। तो लंदन से अगर किसी को आना होता था तो ये एक पुराना रास्ता हुआ करता था। लेकिन आप देखें कि इस रास्ते का एक नया रास्ता देखा गया, एक छोटा रास्ता खोज लिया गया कि भैया जी ये जो मिस्र क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक समुद्री रास्ता, एक नहर टाइप की बहती है और इस समुद्री रास्ते के जरिए क्या किया जाता है, अब जल्दी पहुंचा जा सकता है। पहले आप देख रहे हैं कि 19,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच रहा था, फिर आप देखते हैं कि लगभग 11,000 किलोमीटर में आप देखते हैं कि ये रास्ता पूरा हो जाने लगा। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि 1869 में 1868 में 1869 में आप लोग देखते हैं कि इस नहर को निर्मित किया गया और इस नहर के खुल जाने की वजह से लगभग यूरोप से भारत की जो दूरी थी वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले लंबे रूट से जाया जा रहा था, पहले आप देखते हैं क्या दोस्तों कि पहले लंबे रास्ते से जाया जा रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, तेल खर्च होता था, सामान पहुंचने में टाइम लगता था, व्यापार महंगा हो जाता था। लेकिन इस स्वेज नहर के बन जाने से अब चीज़ें आसानी के साथ आप देखते हैं कि भारत आ रही थी और भारत से यूरोप जा रही थी और इसके बाद लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम होती है और भारत को इससे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर फ़ायदा होता है। यूरोप के लोगों को भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश रहा है वो हमेशा से ही एक समृद्धशाली देश रहा है और भारत के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भारत में आते रहे हैं। आप देखते हैं कि अनेक यात्री जो थे प्राचीन समय से ही देखा जा रहा है कि वो भारत में आते रहे थे और ये लोग समुद्री मार्ग तब तक तो था नहीं, तो समुद्री मार्ग जब तक पता नहीं था तो लोग क्या करते थे दोस्तों, मुख्य तौर पर जो हमारी स्थलीय मार्ग था, यानी कि आपको दिखता है कि चीन से भारत आ रहे थे, अरब देशों से भारत आ रहे थे, तो जब तक पानी के जहाज़ नहीं बने थे तो सड़क की यात्राओं के जरिए आप देखते थे कि ये जो चीनी यात्री थे या फिर ये जो अरबी यात्री थे इनके द्वारा क्या किया जाता था, भारत आया जा रहा था। भारत ये आ ही क्यों रहे थे भैया? भारत आने की सबसे बड़ी वजह थी भारत के प्रसिद्ध मसाले। दुनिया के अंदर अगर आप लोग देखें भारत के जो मसाले हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। भारत एक ऐसी जगह पर है जहां पर मसालों का उत्पादन किया जा सकता है, यहाँ की जलवायु आबो हवा बहुत अच्छी है और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो व्यापारी लोग थे अरब के, ये मुख्य तौर पर भारत के मसालों के लिए, अंग्रेज जो भारत आए थे वो भारत के मसालों के लिए और कपड़ों के लिए मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि उन्होंने भारत की तरफ आगमन किया था। उसी के साथ आप देखते हैं कि बहुत से जो लोग थे जो चीन और कंबोडिया साइड से आ रहे थे वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही ज्ञान वाला देश भी रहा है। आप देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी बहुत से जो लोग थे वो भारत आ रहे थे और भारत के अंदर भिन्न भिन्न उस समय के अंतर्गत हमारी सबसे पुरानी रचयिता जो रामायण की पुस्तकें रहीं, भारत में सबसे पहले दशमलव पद्धति को खोजा, जीरो की खोज भारत में हुई। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आप देखते थे कि लोग भारत की तरफ आया करते थे और भारत से अच्छे संबंध बनाया करते थे। ठीक है, तो यहां तक तो हमने अपने भारत के संदर्भ में भारत कितने बड़ा है, भारत की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, भारत कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से इलाकों को रख रहा है, और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भारत का प्राचीन समय में लोग अलग अलग देशों के लोग भारत में क्यों आ रहे थे उसको हमने समझा। यहाँ से हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं का। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत हुआ दोस्तों, भारत के साथ साथ हमारे मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक हमारा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है ना, म्यांमार है। इनकी एक एक कर हम लोग आप सभी के साथ क्या करेंगे, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो भारत जो है वो कहाँ दिखता है दोस्तों, भारत हमें एशिया के अंदर, दक्षिणी एशिया में दिखता है। एशिया में भी नीचे की तरफ हमें हमारा भारत दिख रहा है। अगर भारत के अंदर बात की जाए तो भारत के अंदर जो टोटल राज्य हैं, भारत के अंदर जो हमारे राज्य हैं वो कितने हैं, भारत के अंदर जो हमारे राज्य हैं वो हैं आपको दिख रहा है 28।
भारत में 28 राज्य हैं और भारत के अंदर आज के समय में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग मुख्य तौर पर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश इनको कहा जाता है। तो भारत में हमारे पास वर्तमान समय में साल 2023 में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, एक बार आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जो साइज में बहुत छोटे हों, है ना, और इनको किसी दूसरे क्षेत्र के साथ नहीं मिलाया जा सकता। ऐसे क्षेत्र जो साइज में, आकार में बहुत छोटे हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। जैसे अगर आप लोग भारत में देखें, जो दिल्ली हमारा इलाका है, दिल्ली जो भारत की राजधानी भी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आकार बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम ना दिल्ली को एक राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि राज्य बनने के लिए आकार बड़ा होना चाहिए। इसका आकार इतना बड़ा नहीं है और इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 3 करोड़ के आसपास है। हम दिल्ली को किसी और राज्य में मिला भी नहीं सकते। दिल्ली को यूपी में मिला देंगे तो यूपी पे बर्डन पड़ेगा, यूपी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। दिल्ली को हरियाणा में मिला देंगे तो हरियाणा पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो भारत के ऐसे क्षेत्र जो आकार में छोटे हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, उन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों? अपना शासन रखती है। और भारत में वर्तमान समय में ये हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखते हैं। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख दूसरा, तीसरा हमारा चंडीगढ़, चौथा हमारा दिल्ली, पांचवा हमारा क्या है दोस्तों? ये है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। पहले ही अलग अलग थे, अब इनको मर्ज कर दिया। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हमारा छठा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे लक्षद्वीप कहा। ये हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हमने पुडुचेरी कहा। और ये हमारे 8वें केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप कहा। तो भारत में वर्तमान समय में 8 यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारी केंद्र सरकार जो होती है वो शासन करके रखती है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। अब और अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये कौन कौन से हैं, है ना। चलिए एक एक कर भारत के इन पड़ोसी देशों की कहानी को आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, है ना। देखिए आप सभी को पता है कि ये जो है ये हमारी उत्तर दिशा होती है और इधर जो होती है दोस्तों ये होती है हमारी पूर्व दिशा, है ना। नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ये है हमारी दक्षिण दिशा। क्या कहलाती है दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण दिशा। और ये क्या है दोस्तों? इधर है हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है जी हाँ। अंग्रेजी में इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं और इसको ईस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले उत्तर और पश्चिम दिशा में कौन सा दिखता है। उत्तर पश्चिम ये जो है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो अगर हम लोग उत्तर पश्चिम में देख रहे हैं तो भारत में कौन सा देश हमें दिख रहा है? हमें दिख रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमें हमारे 2 पड़ोसी देश दिख रहे हैं, एक है अफगानिस्तान और एक है पाकिस्तान, ठीक है जी हाँ, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम दिशा में अगर हम लोग देखें तो हमारी उत्तर पश्चिम दिशा में हमें दिखता है हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान और दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों आपको कमेंट करके बतानी है ना, जल्दी से बताइए। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में हमारी उत्तर की तरफ कौन सा देश हमें पड़ता है? एक सिर्फ उत्तर दिशा की तरफ आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर दिशा में हम लोग देखते हैं तो हमें चाइना दिख रहा है। उत्तर दिशा के अंतर्गत ही हमें नेपाल नामक देश दिखता है, ठीक है। चाइना की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी हमें दिखती है काठमांडू। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तर दिशा में ही हमें एक और देश दिखता है जिसे हम लोग भूटान कहते हैं, ठीक है। तो भूटान हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, ये सभी हमें उत्तर दिशा के अंतर्गत दिखते हैं। उत्तर दिशा की तरफ हमारे देश स्थापित हैं। उसके बाद पूर्व दिशा में, है ना, पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा में हमें कौन सा देश दिखता है? पूर्व दिशा के अंतर्गत हमें दिखता है दोस्तों ये म्यांमार। ये जो है ये जो म्यांमार जिसे हम लोग बर्मा नाम से भी पुकारते हैं, ये जो देश है ये हमें कहाँ पर दिखता है? ये हमें पूर्व दिशा में दिखता है। और पूर्व दिशा के अंतर्गत ही हमें एक और देश दिखता है जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में हमें म्यांमार और बांग्लादेश दोनों दिख रहे हैं। तो ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हुई, तो बांग्लादेश हुआ और म्यांमार हुआ। ये दोनों के दोनों देश हमें कहाँ दिख रहे हैं? ये हमें पूर्व दिशा की ओर ही दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अब आपको लेके दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में हम लोग देखें दोस्तों, सबसे पहले हमारा श्रीलंका दक्षिण दिशा में पड़ने वाला एक देश है और श्रीलंका से थोड़ा नीचे हिंद महासागर में ही हमें दिखता है दोस्तों एक द्वीपीय देश जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मालदीव कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उत्तर दिशा में चाइना, नेपाल, भूटान।
पूर्व दिशा में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण दिशा में श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, और भारत इनके साथ अच्छे संबंध बनाया हुआ है। इन सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, और इन देशों के साथ बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि भारत के व्यापार होते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोग देखते हैं दोस्तों, एक शब्द आपके सामने रखा गया है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं जल डमरू मध्य। अब ये जल डमरू मध्य क्या है कि देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है, और यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है श्रीलंका, है ना। ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारा श्रीलंका है। आप देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना, कि हमारा प्यारे भारत राज्य का तमिलनाडु क्षेत्र और उसी के साथ श्रीलंका जो देश है, इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि एक जल संधि है। और ये जो जल संधि है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि का मतलब हुआ कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इनके बीच में आप देखते हैं कि समुद्र गुजर रहा है। ठीक है, जब दो जमीन के टुकड़े आपस में आपको दिखता है कि इनके बीच से समुद्र या फिर समुद्र गुजर रहा होता है, समुद्र का पानी गुजर रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जल डमरू मध्य के तौर पर पुकारते हैं, है ना। इसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये पाकिस्तान से संबंधित नहीं है, इसका नाम रखा गया पाक स्ट्रीट। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, बहता हुआ पानी दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस जल संधि को हम लोग पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है, वो भी आपको दिखता है कि दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए आपको दिख रही है। तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में हमें दिख रहा है, और इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ डिस्कस की है। चलिए, अब आप सभी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, अपनी आज की क्लास के कुछ क्विज के क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर लिखा है कि भारत किस गोलार्ध के अंदर आपको दिख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, और जल्दी से आपको इसका आंसर पेश करना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर को आप बताइए, देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा सबसे पहले अपने आंसर को बताएगा। भारत किस गोलार्ध के अंदर स्थित है। आप सभी को पता है कि जो हमारा प्यारा भारत है, अगर आप लोग दुनिया के मानचित्र को देखें, दुनिया के मानचित्र में दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा गुजरती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी रेखा का एक और नाम भी है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये रेखा दुनिया को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और जो हमारा प्यारा भारत है वो आपको उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिखता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना किलोमीटर है। कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, है ना, उसी के साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत कितना बड़ा है आकार के हिसाब से, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस हैं, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 वर्ग किलोमीटर, 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 3,200 वर्ग किलोमीटर। ये आपका ऑप्शंस हैं। और आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, उत्तर से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके पूरब तक, भारत जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल वाला देश है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। इनमें से कौन सा देश है जो भारत में क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, तो ये भारत से बड़ा है आकार में। संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत से बड़ा है, तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में ये आकार के हिसाब से। ब्राजील भी भारत से बड़ा देश है। अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो भारत के मानचित्र में ये देश आ जाता है। ये हमारा प्यारा इंडिया हुआ, और ये आपको दिखता है श्रीलंका। तो छोटा सा देश है, भारत से छोटे आकार में श्रीलंका हमें दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि भारत की जो जमीनी लंबाई है किलोमीटर के हिसाब से, वो आपसे पूछी जा रही है। चार ऑप्शंस हैं, 6,100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, या फिर 22,716 किलोमीटर। तो जल्दी से आपको बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा सबसे पहले आंसर को बताएगा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर। हमारा प्यारा भारत आपको 15,200 किलोमीटर की लंबाई वाला देश दिखता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। हमारी जलीय जो है वो है 7,516। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग आप सभी के साथ करते हैं अपना रिवीजन कि हमारी आज की इस क्लास में हमने किन बिंदुओं को आप सभी के समक्ष डिस्कस किया है। हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ भारत का आकार और उसकी स्थिति देखा, हमने अक्षांश रेखाएं देशांतरीय रेखाओं को देखा, हमने भारत की यामोत्तर रेखा या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझा, भारत दुनिया के साथ विश्व में कैसे संबंधों को रखता है उसको पढ़ा, और भारत के पड़ोसी देश कौन सी दिशा में कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने आप सभी के सामने चीज़ों को पढ़ा। तो ये तो हमारी आज की क्लास के सभी बिंदु रहे। अब आपको आज की क्लास से संबंधित जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ मिलेंगे? वो सभी होमवर्क के क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो हमारी PW ऐप पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग ऐप पर हमारी जो होमवर्क का सेक्शन है वहाँ से अपने होमवर्क को डाउनलोड कीजिए, होमवर्क को कीजिए और अपने आप को इस चैप्टर के संदर्भ में पूरे तौर पर मजबूत कीजिए। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों हमारी आज की क्लास। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंतर्गत इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 यानी कि इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे उनको हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।